साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक जूनियर आर्टिस्ट काम करती थी। वो फिल्मों में भी काम करती थी, धारावाहिकों में भी काम करती थी। कभी उसे नौकरानी का रोल मिलता था, तो कभी हीरोइन की बहन का रोल मिलता था, तो कभी डॉक्टरनी का रोल मिलता था। जो भी रोल मिलता था वो बखूबी करती थी। उसके उसे पैसे मिलते थे, जो भी पैसे मिलते थे उससे अपना घर का भरण पोषण करती थी। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। डायरेक्टर उससे बोलता है कि तुम्हें जो है यहाँ पे एक रोमांटिक शॉट देना है, यानी कि लड़का आएगा, तुम्हें उसके साथ रोमांस करना है और कुछ इस तरह से करना है कि सब कुछ ऐसा लगे कि सब कुछ ओरिजिनल है, यानी कि एक्टिंग नहीं लगे, असली जैसा लगे। ये लड़की कहती है ठीक है साहब, मैं कर दूंगी। अब एक्शन बोला जाता है, लड़का आता है, ये उसे अपनी बाहों में लेती है और कुछ इस तरह से रोमांटिक सीन कर रही होती है कि मानो सब कुछ असली है। वहीं पे असिस्टेंट डायरेक्टर खड़ा होता है और असिस्टेंट डायरेक्टर ये सारी चीज़ें देख के बड़ी गुस्से में होता है। उसकी वजह है, दरअसल ये जो जूनियर आर्टिस्ट है ये असिस्टेंट डायरेक्टर की बीवी है और बीवी जो है किसी और की बाहों में है और उसके साथ रोमांटिक सीन कर रही है और कुछ इस तरह से कर रही थी कि मानो सब कुछ असली है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसे ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो वहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वहाँ पे शूटिंग चल रही थी। लेकिन जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसके मन में एक बात आ जाती है। वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा हो। दरअसल जो उसकी बीवी है घर में उसके साथ रोमांस नहीं करती थी, प्यार से बातें नहीं करती थी, इनके घर में कलेश हुआ करते थे। लेकिन जब वो शूटिंग पे गई तो वहाँ पे किसी और की बाहों में आ जाती है और कुछ इस तरह से एक्टिंग करती है कि मानो सब कुछ असली है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसके मन में इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा आने की वजह से वो कुछ ऐसा कर जाता है जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं था। दरअसल दोस्तों यहाँ पे एक कत्ल हो जाता है और कत्ल इतनी बेरहमी से होता है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। और जो लाश थी उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए गए थे। उसकी गर्दन और दाहिना हाथ तो आज तक नहीं मिले। अब पुलिस की टीम इसके जो शरीर है, शरीर के टुकड़ों को छांटने के लिए, ढूंढने के लिए 11 टन कूड़े के ढेर को इधर से उधर कर देती है, लेकिन शरीर के कुछ हिस्से आज तक नहीं मिले। दोस्तों आज की कहानी इसी असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर है कि आखिर कत्ल किसका हुआ था, बीवी के साथ क्या हुआ और इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे हुआ और पुलिस ने कातिल को कैसे पकड़ा। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से और चेन्नई में ही एक जगह लगती है पल्लीकरनई और पल्लीकरनई में ही एक डंप यार्ड है जहां पे कूड़े को इकट्ठा किया जाता है। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 21 जनवरी 2019 की सुबह की, तकरीबन 7-8 बजे के आसपास का समय होता है। इस डंप यार्ड में एक पॉलीथीन बैग पड़ा होता है। पॉलीथीन बैग जो है कुछ अलग होता है, उसमें साइन आ रही होती है। सुबह सुबह का समय था। अब वहाँ से सुबह ही सुबह कुछ मजदूर गुजर रहे थे और जब वहाँ से कुछ मजदूर गुजर रहे थे तो उनकी नज़र जो है पॉलीथीन बैग पे पड़ती है। वो पॉलीथीन बैग अलग ही चमक रहा होता है, साफ़ सुथरा होता है। तभी क्या होता है, उन मजदूरों में से एक मजदूर क्या करता है, उस पॉलीथीन बैग के पास जाता है। वो सोचता है कि शायद इसमें कुछ निकल आए, उसके काम की चीज़। अब वो जैसे ही नज़दीक जाता है पॉलीथीन बैग को खोलता है तो खोल के अंदर झांकता है और अंदर जब वो झांकता है तो अंदर से एक इंसान का हाथ नज़र आता है और जैसे ही वो उस इंसान के हाथ को देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पॉलीथीन बैग को वहीं पे छोड़ देता है। उसके साथ में और भी मजदूर थे। वो मजदूर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ये मजदूर कहता है कि पॉलीथीन के अंदर किसी इंसान का हाथ है। अब उसके साथ के लोग मजाक समझ रहे होते हैं कि शायद मजाक कर रहा है। अब साथ वाले लोग भी आते हैं वहाँ पे उस पॉलीथीन बैग को देखने के लिए। अब जब वो खोल के देखते हैं तो उन सबकी भी चीख निकल जाती है। आसपास में और भी लोग थे, वो सब लोग वहाँ पे आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। वो बताते हैं पॉलीथीन में किसी इंसान का हाथ है। अब जो मजदूर हैं और आसपास के लोग हैं वो देरी नहीं करते, वो तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल कर देते हैं और कॉल करके बताते हैं कि डंप यार्ड में जो है एक पॉलीथीन थी और पॉलीथीन के अंदर एक इंसान का हाथ है। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली खबर मिलती है तो पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंच के पॉलीथीन को खोल के देखा जाता है, उसके अंदर एक इंसान का हाथ होता है। आसपास का एरिया देखा जाता है, वहाँ पे एक और पॉलीथीन मिलती है और उस पॉलीथीन के अंदर
किसी इंसान की 2 टांगें थी, यानी कि 2 पैर थे। अब उसे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो किसी का कत्ल हुआ है और बड़ी ही बेरहमी से हुआ है। 1 हाथ और 2 पैर मिल चुके हैं। अब पुलिस की टीम क्या करती है, वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम को बुलवा लेती है, डॉग स्क्वाड को बुलवा लेती है, और डॉग स्क्वाड को बुलवाने के बाद में आसपास के सारे एरिया को छान मारती है। वहाँ पे कुछ और भी हिस्से मिलते हैं, छोटे मोटे हिस्से मिलते हैं पॉलिथीनों में, उन सभी को कलेक्ट कर लेती है। अब पुलिस ये जानकारी लेना चाहती थी कि आखिर ये कत्ल हुआ है तो किसका हुआ है। अभी तक पुलिस को ये वाली बात पता नहीं चल रही थी कि लड़का है, लड़की है, कितनी उम्र है, क्या नहीं है। इसके थोड़ी ही देर बाद क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस की टीम है वो पल्ली करनाई में डंप यार्ड में काम कर रही थी, वहाँ पे जांच पड़ताल कर रही थी। थोड़ी ही देर में, यानी कि 2 से 4 घंटे गुजरते हैं। 2-4 घंटे बाद अडियार एक नदी है, अडियार नदी पे लोग जो है घूमने के लिए जाते हैं। अडियार नदी से ही एक कॉल आता है पुलिस के पास, और पुलिस को फ़ोन करके बताया जाता है कि अडियार नदी के किनारे पे कुछ पॉलीथीन पड़ी हुई हैं और उनके अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है, कुत्ते उनको खोल रहे हैं। अब पुलिस की टीम वहाँ पे जाती है, और जब पुलिस की टीम अडियार नदी के पास जाती है तो वहाँ पे पॉलीथीन को खोल के देखा जाता है, तो पता चलता है उसके अंदर कुछ हड्डियाँ होती हैं और कुछ आंतें होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को जो है पुलिस वाले जो है इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ से सीधे ही राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। अब जनरल हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, शरीर के बहुत सारे हिस्से मिल जाते हैं, धड़ नहीं मिलता, गर्दन नहीं मिलती और एक हाथ नहीं मिलता। अब उन सारे हिस्सों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद बस पुलिस ये जानकारी लेना चाहती थी कि आखिर ये कौन है। जब वहाँ पे उसकी जांच पड़ताल होती है, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में पता चल जाता है कि ये लड़की है। लड़की की उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है और इसे किसी धारदार हथियार से काट के इसकी हत्या की गई है। लेकिन अभी तक पुलिस के सामने ये नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, इसकी पहचान कैसे हो, सर मिला नहीं है और कुछ जांच पड़ताल में पता नहीं चली। इसके बाद फॉरेंसिक की टीम हो, चाहे डॉग स्क्वाड हो, नगर निगम की टीम हो, पुलिस की टीम हो, वो सभी लोग क्या करते हैं, डंप यार्ड पहुंच जाते हैं। और पुलिस को यही लगता है कि डंप यार्ड में ज़रूर इसका सर और धड़ और एक हाथ मिल जाएगा। अब पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड सब की सब नगर निगम वाले लग जाते हैं और उस पूरे डंप यार्ड में तकरीबन 11,700 टन कूड़ा था। 11,700 टन कूड़े को इधर से उधर कर देते हैं ताकि जिसकी हत्या हुई है उसके बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। थोड़े बहुत शरीर के हिस्से मिल जाते हैं लेकिन गर्दन और हाथ नहीं मिलता। उसे देख के साफ पता चल जाता है कि ये एक महिला है जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है, लेकिन ये है कौन। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। इस महिला के शरीर पे कुछ ज्वेलरी भी मिली थी, सोने की ज्वेलरी थी, और जो हाथ पाया था उस हाथ पे 2 टैटू थे। एक टैटू था शिव पार्वती का और दूसरा टैटू था जिसपे एक ड्रैगन छपा हुआ था। पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास में जितने भी थाने चौकी होते हैं उन सभी जगह पे इस महिला की पूरी डिटेल और जो टैटू हैं वो और जो गहने इस महिला के शरीर पे पाए गए थे सोने चांदी के, उन सभी की फ़ोटो जो है आसपास के जितने भी थाने और चौकी है सभी जगह सर्कुलेट करवा दिया जाता है। वहाँ पे ये वाली बात बता दी जाती है कि आपके आसपास से कोई महिला गायब हुई हो जिसके शरीर पे टैटू हो, अगर ऐसी कोई भी महिला गायब हुई है उसके बारे में जानकारी दे दें। अब दोस्तों बहुत सारी महिलाएं गायब भी हुई थी उस समय पे, कोई भाग गई थी, कोई गायब हो गई थी, तो उनके परिवार वाले आते थे। लेकिन जब मैचिंग की जाती थी, हाथ के टैटू को दिखाया जाता था, तो उसके बारे में पता चलता था कि ये वो महिला है ही नहीं, ये तो कोई और महिला है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पूरे तमिलनाडु में जितने भी थाने थे, जितनी भी चौकी थी, उन सभी में इस महिला की फ़ोटो जो है सर्कुलेट करवा देते हैं। चेन्नई में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि एयरपोर्ट, भीड़ भाड़ वाले सारे एरिया में पैम्पलेट चिपका दिए जाते हैं। इस महिला की पूरी डिटेल लगवा दी जाती है ताकि इस महिला के परिवार वालों तक इसकी जानकारी पहुँचे। अगर कोई महिला गायब हुई है तो उसके परिवार वाले ज़रूर पुलिस के पास पहुँचेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता। अब पुलिस वाले कहाँ कहाँ ढूंढें, कैसे कैसे ढूंढें, कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों फरवरी का महीना था। फरवरी के महीने में क्या होता है, चेन्नई से 600 किलोमीटर दूर थुत्तुकुड़ी है, एक जगह है थुत्तुकुड़ी, वहाँ के पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग महिला आती है। बुजुर्ग महिला अपने साथ अपनी बेटी का फ़ोटो लेके आती है। वो कहती है कि साहब
20 से 25 दिन हो गए, मेरी बेटी ना जाने कहाँ गायब हो गई है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन मेरी बेटी कहीं भी मिल नहीं रही। आप मेरी बेटी को कैसे भी ढूंढवा दीजिए साहब। अब पुलिस वाले उस लड़की के फ़ोटो को लेते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, और थुत्तुकुड़ी पुलिस वाले क्या करते हैं, 600 किलोमीटर दूर चेन्नई पुलिस से संपर्क साधते हैं और उन्हें उस लड़की के बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ पे एक महिला आई है, उसकी भी बेटी गायब हो गई है, जिसकी उम्र 37 साल है, नाम है संध्या। उसका फ़ोटो भी भेजते हैं। तो चेन्नई पुलिस वालों से जब बात होती है तो चेन्नई पुलिस वाले कहते हैं कि जो उनके पास, चेन्नई पुलिस वालों के पास फ़ोटो थे, ज्वेलरी की फ़ोटो थे, हाथ पे टैटू थे, उन सारे फ़ोटोज़ को उस बूढ़ी महिला के पास भेज देते हैं और दिखवाते हैं, मैचिंग करवाते हैं कि देखिए एक लड़की की लाश पाई है जिसके हाथ में शिव और पार्वती के टैटू हैं, एक ड्रैगन छपा हुआ है, ये सोने चांदी के आइटम पहने हुए हैं, क्या ये आपकी बेटी है? अब वो बुजुर्ग महिला क्या है, ध्यान से देखती है उन सभी फ़ोटो को, और जब ध्यान से देखती है तो वो कहती है कि हाँ साहब, ये तो मेरी बेटी के ही हाथ है, मेरी बेटी के हाथ पे ही ऐसा टैटू था और मेरी बेटी ही ऐसी ज्वेलरी पहनती थी, क्या हुआ? तब बताया जाता है कि एक लाश पाई है, लाश के कई टुकड़े हो चुके थे, जिसकी हत्या हो गई है, और ये उसी की फ़ोटो है। आपकी बेटी मर चुकी है, 1 महीने का समय बीत गया है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। सिर्फ उसकी ज्वेलरी है, जो उसके साथ सामान पाया था, वो सारी चीज़ें हैं। अब उससे पूछा जाता है कि आपकी बेटी आपके साथ रहती थी, वो चेन्नई कैसे पहुंची? तब जाके ये महिला बताती है कि साहब, मेरी बेटी जो है चेन्नई में ही मेरे दामाद के साथ रहती है। मेरी बेटी का एक बेटी है बड़ी, जिसकी उम्र 16 साल है, एक बेटा है जिसकी उम्र 10 साल है, और जो मेरा दामाद है जिसका नाम है बालकृष्णन, वो साउथ की इंडस्ट्री में जो है असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करता है। लेकिन मेरी बेटी और दामाद के बीच में जो है आए दिन किसी झगड़े होते थे, किसी न किसी बात पे। मैंने दामाद से पूछा कि भाई मेरी बेटी कहाँ है, तो दामाद कहता है कि वो अपने आपके घर पे आने के लिए, थुत्तुकुड़ी आने के लिए बोल के गई थी, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम और मेरे से उसके बारे में कोई जानकारी मत लो, वो मेरे से लड़ झगड़ के गई है। अब जो चेन्नई पुलिस है वो क्या करती है, सीधे ही बालकृष्णन के पास जाती है, बालकृष्णन से पूछती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, कब से गायब है, तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? बालकृष्णन चेन्नई पुलिस से बोलता है कि देखिए वो मेरे से कह के गई थी कि थुत्तुकुड़ी जा रही हूँ अपनी माँ के घर पे। अब वो गई नहीं गई मुझे क्या पता कहाँ गई, वो धोखेबाज औरत है, पता नहीं किसके साथ कहाँ घूमने गई है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे 2 बच्चे भी हैं, उन बच्चों को पालने के लिए उसके पास समय नहीं है, वो अपनी माँ के घर पे ज़्यादा रहती है, फिल्मों में काम कर लेती है, लेकिन बच्चों को पालने के लिए उसके पास समय नहीं है। मैं अपने छोटे भाई श्रीनिवासन के पास अपने दोनों बच्चे भेजे हुए हैं, मेरे भाई के यहाँ पे पल रहे हैं, अब मैं उसके बारे में क्या जानकारी लूँ? अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों को जो है बालकृष्णन के ऊपर जो है शक हो जाता है, जो पति है उसके ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, बालकृष्णन के साथ में सख्ती बरतते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि सही सही बताओ, तुमने क्या किया है अपनी बीवी के साथ, इतनी गुस्सा लेके मन में घूम रहे हो, सही सही बताओ। बालकृष्णन जो है पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले ऐसे थोड़ी घूम जाएंगे, वो तो मुंह को देख के बता देते हैं कि इसी ने कुछ ना कुछ किया है। और फिर पुलिस वाले जो है बालकृष्णन के साथ में थोड़ी सख्ती बरतते हैं, और जब सख्ती बरती जाती है तब जाके बालकृष्णन पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक तोते की तरह बोलने लगता है। दरअसल बालकृष्णन बताता है कि साल 2002 में संध्या जो है उसे पहली बार मिली थी। एक धारावाहिक की शूटिंग चल रही थी, वहीं पे संध्या और बालकृष्णन मिले थे, वहीं पे उन दोनों की दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्यार में बदल गई, प्यार के बाद में घूमना फिरना खाना पीना सारी चीज़ होती हैं, और सारा चीज़ होने के बाद में ये दोनों तय करते हैं कि शादी कर लेते हैं। शादी करने के लिए ये दोनों जो है लव मैरिज करते हैं। उस समय परिवार वाले भी राजी थे, ये दोनों भी राजी थे। लव मैरिज की जाती है और लव मैरिज के 1 साल बाद ही एक बेटी को जन्म दिया जाता है, और उसके कुछ साल बाद एक बेटे को जन्म दिया जाता है। जो संध्या है वो फिल्मों में और धारावाहिकों में काम करती थी, और जो बालकृष्णन है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करता था। लेकिन सबके मन में ये आता है कि मैं भी बड़ा डायरेक्टर बनूं, इसीलिए बालकृष्णन क्या करता है, साल 2010 में एक फिल्म बनाने की सोचता है, और वो एक फिल्म बनाता भी है, कर्जा करता है अच्छा खासा, लोगों से फाइनेंस करवाता है और एक फिल्म बनाता है। लेकिन वो फिल्म चलती नहीं है, वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और जब वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो बालकृष्णन को बड़ा दुख होता है, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास रोजाना कर्जे वाले आ रहे थे, और जब कर्जे वाले आते हैं तो वो मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है। अब वो इतना परेशान रहने लग गया था कि अपने घर पे अपनी बीवी संध्या के साथ मारपीट करता था, गाली गलौज देता था, और वो सारी इस चीज़ का जिम्मेदार उसी को समझता था। 16 साल की बेटी थी, उसके साथ मारपीट करता था, गालियाँ देता था, 10 साल के बेटे के साथ भी। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जब सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे तो एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि देखिए मैं अपने मायके जा रही हूँ, बहुत हो गया, इतनी मार पिटाई मैं नहीं झेल सकती, तुम्हारी गाली गप्ता
वो अपने घर पे चली जाती है। घर पे कुछ समय तक रहती है अपनी माँ के घर, लेकिन साल 1.5 साल में उसे अपने पति और बच्चों की याद आती है। महिला करे तो करे क्या, वो फिर से अपने पति और बच्चों के पास आ जाती है। और जब पति और बच्चों के पास आती है तो फिर से क्या होता है, उसके वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। पत्नी सोचती है कि वो दोबारा से फिल्मों में काम करेगी, पति का जो कर्जा है उसको चुकवाने में उसकी मदद करेगी, इसलिए वो जो है धारावाहिक और फिल्मों में काम करती थी। लेकिन जो पति है उसे ऐसा लगता था कि शायद इसकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई है, ये प्यार मोहब्बत करती है, बड़ी खुश रहती है, फिल्मों में शूटिंग हो गई है और जान पहचान भी हो गई है, इसको रोजाना किसी रोल मिलने, एक भी दिन की छुट्टी करती नहीं है। पति के मन में ये आ गया था कि शायद मेरी बीवी गलत है और उसका किसी के साथ संपर्क चल रहा है, और वो जो है फिल्मों में जो है रोमांटिक सीन भी करती है, मेरे साथ तो रोमांस करती ही नहीं है। इसीलिए उसे ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, और जब उसे बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है तो वो जो है अपनी बीवी के साथ मारपीट करता था। नवंबर 2018 की बात है। नवंबर 2018 में जो उसकी बीवी है संध्या, वो चली जाती है थाने, और थाने में जाके अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है। वो कहती है कि ये मुझे मारता है, पीटता है, परेशान करता है। और जब वो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाती है तो इसके बाद पुलिस एक्शन लेती है, सीधे ही बालकृष्णन को जाके गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बालकृष्णन जो है पुलिस के सामने हाथ पैर जोड़ता है, अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है। वो कहता है साहब गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाथ पैर जोड़ के बीवी भी मान जाती है, चलो अब नहीं करेगा। तो क्या होता है, वो रिहा हो जाता है, उसे जेल में रखते नहीं हैं। अब क्या होता है दोस्तों, बालकृष्णन को अपनी बीवी के ऊपर शक था। अब तो बीवी थाने भी चली गई थी, फिर घर पे वही नाटक, लड़ाई झगड़ा मारपीट। अब ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तारीख आ गई थी 19 जनवरी 2019। 19 जनवरी 2019 को क्या होता है दोस्तों, बालकृष्णन शाम के समय पे घर आता है, घर पे आके कलेश कर रहा होता है। और जब वो कलेश कर रहा होता है तो उसकी बीवी संध्या साफ कह देती है कि अब बहुत हो गया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के जा रही हूँ। मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी, या फिर मैं अपनी माँ को लेके चेन्नई आ जाऊँगी, यहाँ पे फिल्मों में काम कर लूँगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहूँगी, आपकी शक्ल नहीं देखूँगी। दोस्तों, बालकृष्णन और संध्या की उम्र में तकरीबन 14-15 साल का फ़र्क था। अब बालकृष्णन को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है कि उसकी बीवी उसको छोड़ के जाना चाहती है हमेशा के लिए, और वो कह रही है कि वो फिल्मों में भी काम करेगी। इसीलिए बालकृष्णन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। घर में कुल्हाड़ी रखी होती है, कुल्हाड़ी लेता है, अपनी बीवी के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसके दोनों बच्चे तो उसके छोटे भाई के यहाँ पे थे, घर पे ये दोनों अकेले थे। ऐसा हमला करता है कि एक ही बार में बीवी जो है मर जाती है। और जब वो मर जाती है तो ये कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन, हाथ, पैर सबको अलग अलग कर देता है, पॉलीथिन में लपेटता है। और पॉलीथिन में लपेटने के बाद 20 जनवरी 2019 को वो क्या करता है, पॉलीथिन में लपेट के अच्छी क्वालिटी की पॉलीथिन होती है, वो चेन्नई के अलग अलग एरिया में जाता है, अलग अलग एरिया में जाके उन पॉलीथिनों को ठिकाने लगा देता है। और वो कुछ इस तरह से रहता है कि मानो किसी को उसके बारे में कोई पता चलेगा नहीं। लेकिन उसने सब कुछ कर दिया, लेकिन लड़की के हाथ पे जो टैटू थे उनको नहीं मिटा पाया। उसने गर्दन को भी पता नहीं कहाँ पे फेंक दिया, पूरा डंपयार्ड छांट मारा, लेकिन गर्दन और दाहिना हाथ आज तक पुलिस को नहीं मिला। 2019 से लेके 2026 आ गई, आज तक ना गर्दन मिली ना हाथ मिला, हर जगह ढूंढ लिया, किसी को कुछ नहीं मिला। अब हाथ पे टैटू था, माँ ने शिकायत कराई थी, हाथ पे टैटू की वजह से बालकृष्णन का नाम सामने आया। और जब बालकृष्णन का नाम सामने आया तो वो जो है जेल गया। और जेल जाने की वजह से दोस्तों क्या होता है, आज तक जो मामला है बालकृष्णन का वो जो है विचाराधीन है। अभी तक उसे कोई भी सज़ा सुनाई नहीं गई है, कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये केस जो है रियल ऑफ द रियलिस्ट केस हो जाए, और बालकृष्णन को जब सज़ा मिलेगी या तो उसे उम्र कैद की सज़ा मिलेगी या फिर फांसी मिलेगी। दोस्तों, 2019 में कत्ल हुआ था, लेकिन 2026 तक अभी तक जो बालकृष्णन है उसे सज़ा मिली नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि बालकृष्णन और संध्या ने प्यार किया था। प्यार करने के बाद इन्होंने लव मैरिज कर ली, शादी कर ली, बच्चे भी हो गए। लेकिन मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से बालकृष्णन ने संध्या के ऊपर हाथ उठाया था, उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान भी किया था। अब संध्या बेचारी कब तक मार खाती, इसके बाद में उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। बालकृष्णन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसने उसकी हत्या कर दी। संध्या की हत्या हो गई, बालकृष्णन जेल पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बच्चों की क्या गलती थी?
बेटी की उम्र जो है 16 साल थी, बेटी की उम्र 10 साल थी। तब से अब तक उन्होंने कैसे जीवन काटा होगा, क्या कर रहे थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे, कहीं पे काम कर रहे थे, क्योंकि बाप जेल में है, माँ इस दुनिया में है नहीं। अब जैसी भी ज़िंदगी अब तो काटनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।